हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चलो स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें आपकी बुक चल रही थी पोइट्री। कौन चल रही थी? पोइट्री, जिसकी 3 पोएम कंप्लीट हो चुकी हैं और आपकी चौथी पोएम चल रही है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था सेंट्रल आइडिया और अबाउट द पोएम के बारे में, पोइट के बारे में, और वो आपने देख लिया होगा और आपकी समझ में भी आ चुका होगा कि सेंट्रल आइडिया जो लिखवाया है वो किस तरह से लिखवाया है। ठीक है, आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको एक्सप्लेशन। क्या बताएंगे? एक्सप्लेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और 10 मार्क्स का ये आता है और ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ये आपकी लेमेंट एक पोएम है, बहुत ही अच्छी पोएम है और बहुत ही अच्छा इसमें पोएट ने बताया है। जो कुछ बताया इसमें लाइफ के बारे में बताया है कि जीवन जो है किस तरह से बीतता जाता है और व्यक्ति जो है वो अंतिम सीढ़ी पर पहुंच जाता है और उसको फिर ऐसा फील होता है कि अब पता नहीं क्या होगा, कुछ दिन बाद मर जाएंगे और हमारा जीवन ख़त्म हो जाएगा। तो इन बातों को सोच सोच के कभी जो बहुत परेशान है और बहुत ज़्यादा ग्रेट सरो, बहुत ज़्यादा दुखी है और अपने दुख को व्यक्त कर रहा है इस पोएम के माध्यम से। तो इस पोएम में 2 ही स्टैंजा हैं, केवल 2 स्टैंजा हैं जिनको आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो और हमने इसकी पहचान भी आपको बताई थी। जब हमने ये आपको पोएम पढ़ाई थी तो आपको पहचान भी बताई थी कि आप किस तरह से पोएम को पहचान सकते हो। दोनों तरीके बताए थे कि आप इसको अनुवाद यानी अर्थ बेस पर भी पहचान सकते हो और कुछ शब्दों के बेस पर भी पहचान सकते हो। तो पोएम को तो आप बहुत ही अच्छी तरह से पहचान लोगे, क्योंकि जब तक आपके पोएम पहचान में नहीं आएगी आप उसका एक पॉइंट जो है रेफरेंस उसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना रेफरेंस के एक्सप्लेनेशन आपका बेकार है। इसलिए रेफरेंस जो है बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए यदि आपको 10 मार्क्स प्राप्त करने हैं तो 10 मार्क्स जब प्राप्त कर सकते हो जब आपका रेफरेंस सही होगा। और रेफरेंस सही करने के लिए हमको पहचान में आनी चाहिए पोएम का स्टैंजा। क्या है? स्टैंजा जो होता है वो हमको पहचान में आना चाहिए। जब हम उसको पहचान लेंगे तो रेफरेंस हमारा बहुत ही आसानी से लिख जाएगा। तो समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, पोएम 4 एलिमेंट, मतलब कि एक विलाप कह सकते हो, एक रोना कह सकते हो या महान दुख कह सकते हो। पोएट है इसके पीवी शैली, बहुत अच्छा वर्णन किया है पोएट ने। बुक 2 पोएट्री, स्टैंजा फॉर एक्सप्लेनेशन। देखो इस पोएम में केवल 2 ही स्टैंजा हैं आपके और दोनों स्टैंजा को पहचानना बहुत ही आसान है। तो मैं इसकी पहचान आपको बहुत ही ऐसी पहचान बताऊंगा, बहुत ही अच्छी पहचान बताऊंगा आपको कि आपको सिर्फ 2 वर्ड याद करने हैं। क्या करना है? 2 वर्ड याद करने हैं, चाहे तो शुरू के कर लीजिए या फिर अंत के कर लीजिए। तो मेरा मानना है कि आप इसके जो 2 वर्ड हैं वो अंत के वर्डों करोगे और कुछ भी याद नहीं रखना है। आपको क्या याद रखना है? नेवर मोर। 2 ही वर्ड याद रखने हैं। यदि नेवर मोर आता है तो आंख बंद कर कह देना किसका है? हमारा एलिमेंट का है और जिसके पोएट हैं आपके पीवी सहली, है ना। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। और यदि देखो शुरू का वर्ड देखना है तो ओ वर्ल्ड लिखा होगा और अंत में होगा नेवर मोर। आउट ऑफ द डे और अंत में होगा नेवर मोर। तो आपको नेवर मोर ही याद रखना है। क्या रखना है? नेवर मोर। 2 वर्ड हैं, बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे और आप इनको भूलोगे भी नहीं। इसलिए दोनों वर्ड को बहुत ही अच्छी तरह से याद रखोगे यदि आपको अपना रेफरेंस सही रखना है तो सबसे पहला पॉइंट होता है आपका रेफरेंस, जिसको हिंदी बोलते हैं हम संदर्भ। क्या बोलते हैं? संदर्भ। तो बताया जाता है कि इसमें पोएम का नाम और पोएट का नाम आता है। तो देखिए इसको, दीज लाइन्स मतलब कि ये पंक्तियां कह सकते हो, हैव बीन टेकन ली गई हैं फ्रॉम द पोएम, निम्नलिखित कविता से। किससे ली गई हैं? एलिमेंट। देखो अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट सही हो, बिल्कुल सही हो तो इसको क्या करोगे? इसको डार्क पेन से लिखोगे ताकि एग्जामिनर की जो नज़र है वो इस पे न जाके सीधी इस पे ही जाए और उसकी नज़र यहाँ पहुँचेगी तो वो इसको देखेगा भी नहीं और देखेगा कि हाँ एलिमेंट बिल्कुल सही लिखा है। और फिर वो सीधा कहाँ आएगा? कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पढ़ेगा आपका, सीधा एक्सप्लेनेशन पे आ जाएगा देखने के लिए। और अगर कॉन्टेक्स्ट पढ़ता है तो एक्सप्रेस नहीं कंडीशन देगा, हाँ 4-5 लाइन का है और आपको मार्क्स पूरे के पूरे दे देगा। तो पोएम का नाम एलिमेंट या तो फिर कंपोज्ड बाय, किसने कंपोज किया इसको? पीवी शैली ने।
तो कैसे कह सकते हो कि ये पीवी शैली का है और एलिमेंट का है? तो बहुत आसान बात याद रखनी है आपको, नेवर मोर, क्योंकि लास्ट में नेवर मोर दिया हुआ है, इसीलिए किसका है ये? एलिमेंट का है और इसके पीवी शैली पोएट हैं। दूसरा पॉइंट आता है इसका कॉन्टेक्स्ट का। क्या आता है? कॉन्टेक्स्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रसंग। क्या बोलते हैं? प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखा जाता है कि जो ये आपको लाइन दी हुई है, जो ये स्टैंजा दिया हुआ है, इसमें किसके बारे में बताया गया है, मतलब कि शॉर्ट में आपको बताना है किस बात को, कि इन लाइनों में क्या बताया गया है, वही इस प्रसंग में लिखा जाता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इन दीज लाइन्स, मतलब कि इन पंक्तियों में, द पोइट फील्स, कवि महसूस करता है, फील मीन्स महसूस करना, द पोइट फील्स, कवि महसूस करता है, दैट मीन्स की हिज लाइफ इज जॉयलेस, मतलब कि उसका जो जीवन है, इज जॉयलेस, जॉय में से लेस हो गया, जॉय क्या हो गया? लेस हो गया, मतलब कैसा है? हिज लाइफ इज जॉयलेस, आनंदहीन, मतलब कि उसका जीवन कैसा है? आनंदहीन है, मतलब कि आनंद है ही नहीं, खुशी है ही नहीं। द चेंजिंग लाइफ, बदलता जीवन, कंडीशन, मतलब कि बदलते जीवन की कंडीशन, डज नॉट गिव हिम नो डिलाइट, जो जीवन की दशा बदल रही है वो उसे बिल्कुल भी आनंद नहीं देती है, नो डिलाइट, बिल्कुल भी खुशी नहीं देती है उसको। एंड एक्सप्रेस हिज ओन पर्सनल सोरो, और प्रस्तुत किया गया है, इसमें क्या प्रस्तुत किया है उसने? पर्सनल सोरो, व्यक्तिगत दुखों को उसने व्यक्त किया है, एंड इमोशंस, और भावनाओं को, किसको? व्यक्तिगत दुख और भावनाओं को प्रस्तुत किया है। सो इसीलिए ही वाज वेरी सैड, इसीलिए पोइट जो है बहुत ज़्यादा दुखी है। तो इसमें दो बातें बताई हैं, कौन सी वाली? कि कवि की कंडीशन इस समय कैसी है? वो जॉयलेस है, उसे बिल्कुल भी आनंद नहीं है, और कवि ने अपने दुखों के बारे में बताया है कि अंतिम समय में क्या दुख होते हैं, कितनी परेशानी होती है व्यक्ति के लिए, ये सब इसमें बताया गया है। अगला पॉइंट आता है लास्ट वाला, एक्सप्लेनेशन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, जो सिर्फ कंडीशन पर डिपेंड होता है। हाँ कि 5-6 लाइन लिखी हुई हैं, क्या देखा जाता है इसमें कि हाँ 5-6 लाइन लिखी हुई हैं, और हो सकता है कि आपकी वो एक लाइन पढ़ भी ले। द पोइट शोज, कवि दिखाता है या प्रस्तुत करता है, द वर्ल्डली लाइफ, किसको? सांसारिक जीवन के बारे में बताता है, अकॉर्डिंग टू टाइम, किसके अनुसार? समय के अनुसार। समय के अनुसार सांसारिक जीवन में क्या दिखाया जाता है, इस बात को कवि बताता है। ही सेज, वह कहता है, दैट देयर वाज ए टाइम, क्या कहता है वो? एक समय था। क्या कहता है? देयर वाज ए टाइम, एक समय था, व्हेन माने जब, द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ चार्म, संसार जो है, मतलब कि यहाँ कवि अपने बारे में बता रहा है कि एक समय था जब पूरा संसार किससे भरा हुआ था? आकर्षण से भरा हुआ था, क्योंकि जब कवि जवान था और जो कुछ भी दिखाई देता था वो अच्छा ही दिखाई देता था, और जब शरीर स्वस्थ होता है तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, और जवानी की तो बात ही कुछ और होती है। तो इस समय बता रहा है कवि कि जब उस समय क्या था, द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ चार्म, संसार जो है पूरी तरह से आकर्षण से भरा हुआ था, मतलब कि अच्छाइयों से भरा हुआ था। बट लेकिन टाइम हैज पास्ड अवे, समय अब बीत चुका है, समय अब बीत चुका है। नाउ, अब द पोइट फील्स, कवि महसूस करता है, दैट मीन्स कि दैट इज अप्रोचिंग हिम स्लोली, कि मृत्यु जो है उसके पास धीरे धीरे पहुंच रही है। कवि कह रहा है कि मृत्यु अब धीरे धीरे हमारे पास पहुंच रही है। सो इसीलिए हिज लेग्स आर ट्रेम्बलिंग विद वीकनेस, इसलिए हमारी जो टांगें हैं, लेग्स मीन्स टांगें होती हैं, इसलिए हमारी जो लेग्स हैं आर ट्रेम्बलिंग, कांप रही हैं
विद द वीकनेस, कमजोरी के कारण। इसलिए हमारी जो टांगें हैं वो कमजोरी के कारण क्या हो रहा है, वो कांप रही हैं। एंड हिज यूथ, और हमारी जो जवानी है, विल नेवर कम बैक, वो वापस लौट के नहीं आएगी। मतलब कभी इस बात को महसूस कर रहा है कि अब हम ओल्ड एज में आ चुके हैं और जो हमारी जवानी थी अब वो दोबारा लौट के नहीं आएगी। एंड जॉय हैज़ लेफ्ट, और जो हमारा आनंद था, जो हमको आनंद मिलता था, वो भी अब छूट चुका है। लेफ्ट हिम, वो भी हमको अब छोड़ चुका है, मतलब कि किस चीज़ में आनंद नहीं आता है। एंड स्प्रिंग, जो बसंत ऋतु का मौसम होता था, तो बहुत अच्छा मौसम होता है बसंत ऋतु का। ना तो ठंड होती है, ना गर्मी होती है, और ना ही बारिश होती है। बहुत ही सुहावना मौसम होता है। कुर्सी डाल के बैठ जाइए, पेड़ के नीचे बड़ा आनंद आता था। छत पर बैठ जाइए, बहुत अच्छा लगता है। कब? स्प्रिंग के मौसम, बसंत ऋतु के मौसम में। समर एंड विंटर कम, जब गर्मी का मौसम, ठंड का मौसम, बसंत का मौसम आता था तो बहुत अच्छा लगता था। एंड इट डज नॉट गिव हिम नो डिलाइट, और अब तो ये मौसम भी, कौन से वाले? स्प्रिंग है, समर है, विंटर है, ये मौसम तो आएंगे लेकिन ये हमारे लिए बिल्कुल भी आनंद नहीं देंगे। नो डिलाइट, इनसे हमें कोई आनंद नहीं मिलेगा। जो ठंडी ठंडी हवा है वो हमारे पैरों में दर्द करेगी। क्यों? कि ठंड से जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके पैरों में दर्द होता है, और गर्मी से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पसीना आता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बुढ़ापे में गर्मी और ज़्यादा लगती है। विंटर, जाड़े में ठंड बहुत लगती है। कहते हैं जाड़ा आ गया और जितने बड़े बड़े लोग हैं उनको संभाल लो। अक्सर गांव में कहा जाता है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए जाड़ा बहुत ही खतरनाक होता है, एक बीमारी से भी खतरनाक होता है कि किसी बुजुर्ग के अंदर ठंड घुस जाती है तो वो उसे लेके ही जाती है ज़्यादातर। तो ठंड आते ही जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनको संभालते हैं, उनके लिए गर्म कपड़े देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चाय भी दी जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ठंड को सह लें और फिर अच्छी तरह से रहेंगे। ठंड जब सह लेंगे तो इस तरह से कवि इस बात को कह रहा है कि ये मौसम तो आते हैं लेकिन इनसे कोई लाभ नहीं होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। एंड जॉय एंड हैप्पीनेस, आनंद और जो खुशी है, विल नेवर रिटर्न, दोबारा लौट के नहीं आएगी। इन हिज लाइफ अगेन, मतलब कि कवि कह रहा है कि हमारे जीवन में अब हम बूढ़े हो चुके हैं और कमज़ोर हो चुके हैं, तो हमारे जीवन में आनंद और खुशी जो है अब वो फिर से लौट के नहीं आएगी। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे ख़ास बात क्या है कि इस पोएम में 2 ही एक्सप्लेनेशन हैं और जिनको पहचानना बहुत ही आसान है। हम आपको बता चुके हैं, सिर्फ आपको 2 ही वर्ड याद रखने हैं, नेवर मोर। अगर कहीं भी, वैसे तो ये वर्ड कहाँ आएंगे, आपके अंत में आएंगे, सबसे लास्ट में दिए होंगे। और अगर नेवर मोर दिखाई देता है आपको तो आंख बंद कर कह सकते हो कि ये तो हमारा एलिमेंट का है और इसके पोएट आपके पी.बी. शैली हैं। और रेफरेंस को बहुत ही आसानी से लिख सकते हो, कॉन्टेक्स्ट को भी लिख लोगे जब पढ़ोगे, याद करोगे। और याद करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, वीडियो को 2 या 3 बार अच्छी तरह से आपको देखना है और आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। और सबसे खास बात, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलोगे, क्योंकि आपके शेयर और लाइक करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को और अच्छी तरह से कोशिश करते हैं कि आपको समझाएं, ठीक है, और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।